सॉल्ट लेक सिटी की पहाड़ियों के ऊपर एक ऐसी जगह है जहां आसमान बहुत दूर तक खुला नजर आता है और यहाँ गर्मियों में भी हवा में ठंडक रहती है। वहीं पर एक शांत और बंद गली है जिसे क्रिस्टियाना सर्कल कहा जाता है। इस घुमावदार गली के चारों तरफ बड़े और आलीशान घर है जिनमें वो लोग रहते हैं जिन्होंने इस इलाके में खूब पैसा कमाया और समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई। यहाँ के लोग हैं नामी डॉक्टर, मशहूर सर्जन और बड़े सेवानिवृत्त अधिकारी। ये लोग जिनका प्रोफेशन चाहे अलग अलग हो लेकिन इनके पास अपने समाज में एक बड़ा नाम है। बात है साल 2002 की। इसी इलाके में एक शानदार परिवार रहता था। बाहर से ये लोग जितने सक्सेसफुल और सिक्योर लगते थे, अंदर की कहानी उससे बिल्कुल अलग थी। फिर एक रात एक घटना घटी जिससे सब कुछ बदल गया। जब उनके बच्चों में से एक बच्ची अचानक गायब हो गई, तब उस समाज की चमकदार परत में दरार आ गई जिस पर सबको बड़ा गर्व था। दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल गुमशुदा हड्डियां के एक और हैरत अंगेज और डरावने एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एलिजाबेथ स्मार्ट के रहस्यमय अपहरण की। एक 14 साल की बच्ची जिसके अचानक गायब होने से पूरी घटनाओं का एक ऐसा जाल बंधा जिसने सबको हिलाकर रख दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है एडवर्ड स्मार्ट से, जो स्मार्ट परिवार के मुखिया थे। एडवर्ड के पिता चार्ल्स स्मार्ट यूटा के एक जाने माने और सम्मानित सर्जन थे। उनके कई भाई बहन मेडिकल फील्ड से जुड़े थे, लेकिन एडवर्ड ने एक अलग रास्ता चुना। उनका संबंध कंस्ट्रक्शन बिजनेस से था और साल 2002 तक वो 6 सालों से क्रिस्टियाना सर्कल में एक बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के प्रमुख थे। उनके अंडर 60 से अधिक मजदूर काम करते थे और जिन इमारतों का निर्माण वो कर रहे थे वो इस इलाके के प्रतिष्ठित स्तर को दर्शाती थी। इन सब बातों से कहा जा सकता है कि एडवर्ड स्मार्ट एक वेल्दी और सक्सेसफुल व्यक्ति थे। उनकी अपनी कंपनी थी। उनकी पत्नी लोई स्मार्ट खूबसूरत थी और उनके 6 बच्चे थे। वो अपने जीवन में संतुष्ट और सिक्योर थे। लेकिन फिर 5 जून 2002 की सुबह आई और सब कुछ बदल गया। उसी सुबह उनकी 9 साल की बेटी मैरी कैथरीन घबराकर उनके कमरे में आई। कांपती आवाज में उसने बताया कि उसके और उसकी बड़ी बहन एलिजाबेथ के कमरे में कोई घुस आया है। उसने कहा कि एलिजाबेथ का अपहरण हो गया है। शुरुआत में एडवर्ड और लोइस ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। वो दोनों उस कमरे की तरफ गए और देखा कि खिड़की की जाली चाकू जैसे किसी औजार से काटी गई थी। इसके बाद जो हुआ उस बारे में आज भी अलग अलग बातें कही जाती है और वो पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस रहस्यमय और भयानक घटना ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। सॉल्ट लेक सिटी पुलिस डिपार्टमेंट के अनुसार सबसे पहला फोन जो एडवर्ड स्मार्ट ने किया था वो 911 नहीं था, बल्कि अपने परिवार के सदस्यों और चर्च के लोगों को किया गया था। हालांकि बाद में एडवर्ड ने सफाई दी कि उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी थी। जैसे ही पुलिस वहां पहुंचे, उन्होंने कुछ अजीब सा नजारा देखा। स्मार्ट परिवार का घर खाली होना चाहिए था, लेकिन वहां रिश्तेदार, पड़ोसी और चर्च के लोग जमा थे। जैसे ही पुलिस ने जांच शुरू की, पता चला कि कुछ लोगों ने इस घटना को किसी सामाजिक मिलन समारोह की तरह ले रखा था। कुछ तो खाने पीने की थाल लेकर इधर उधर घूम रहे थे, जो मर्मन समुदाय की बैठक की सामान्य परंपरा मानी जाती है। स्थिति गंभीर होने के बावजूद लोग इसे आम सभा की तरह देख रहे थे। इस खबर ने सॉल्ट लेक सिटी की होमिसाइड यूनिट के जांचकर्ताओं को तुरंत सक्रिय किया। उन्हीं में से एक थे कॉर्डन पार्क्स, जिन्होंने जैसे जैसे हालात देखे उन्हें सब कुछ और भी अजीब और चौंकाने वाला लगा। उनके लिए सबसे रहस्यमय बातें ये थी कि एक अनजान महिला उनके सामने से चली गई। वो घर में आई, रसोई में एक जिलेटिन का प्लेट रखा और बिना कुछ कहे वहां से निकल गई। तब घर को पूरी तरह सील किया जाना चाहिए था क्योंकि जरूरी सबूत नष्ट हो रहे थे। फिर पुलिस ने फौरन सभी को बाहर निकाल दिया और फॉरेंसिक टीम के आने तक घर को बंद कर दिया गया। इसी दौरान मैरी कैथरीन से लगातार पूछताछ की गई। वो इस पूरे मामले की सबसे अहम गवाह बनी। अपने बयान में मैरी ने कहा कि वो उठी तो उसने एक गोरे आदमी को अपनी बहन एलिजाबेथ के बिस्तर के पास देखा। वो हल्के रंग के कपड़े और गोल्फ वाली टोपी पहने हुए था। उस आदमी ने एलिजाबेथ को धमकाया कि अगर वो उसके साथ नहीं चली तो वो पूरे परिवार को मार डालेगा। जिसके बाद मैरी ने कहा कि उसने सोने का नाटक किया और जब वो दोनों कमरे से निकले तो वो अपने माता पिता के कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन घर के अंदर उसी आदमी से उसका आमना सामना होने वाला था, तो वो डर कर वापस बिस्तर में लेट गई। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक वो लगभग 2 घंटे तक वही लेटी रही।
मैरी का कहना था कि अपहरणकर्ता लगभग 40 साल का था। उसके बाल और दाढ़ी गहरे थे। उसे लगा कि उस आदमी के पास कोई हथियार है। उसने कई बातें गौर की, लेकिन अंधेरे में उसका चेहरा साफ नहीं देख पाई। वो उसकी आवाज को शांत और सभ्य बता रही थी। अपने बयान में उसने ये भी बताया कि एलिजाबेथ ने हाथ की उंगली एक कुर्सी पर टकराई, जिससे हल्की सी आवाज आई। अपहरणकर्ता ने तुरंत कहा कि वो शांत रहे, वरना उसे चोट पहुंचेगी। जब एलिजाबेथ ने पूछा कि वो क्या कर रहा है, तो उसने कुछ ऐसा कहा जो मैरी ठीक से सुन नहीं पाई। शायद उसने फिरौती, रैंसम जैसे किसी शब्द का जिक्र किया। पुलिस ने सोचा कि शायद वो आदमी किसी वक्त पैसे मांगने के लिए संपर्क करेगा, लेकिन आगे की जांच दिखाएगी कि मामला इतना सीधा नहीं था। पहले कुछ दिनों में सॉल्ट लेक सिटी पुलिस को लोगों का जबरदस्त समर्थन मिला। ये सहयोग काफी हद तक लॉरा रिकवरी सेंटर नामक एक ऑर्गेनाइजेशन की वजह से मिला, जो अपहरण रोकने और पीड़ितों की खोज में मदद करता है। उनकी पहल से लगभग 2000 स्वयंसेवक जुटे। खोजी कुत्तों और हवाई जहाजों का भी इस्तेमाल हुआ। इंटरनेट का सहारा लेकर एलिजाबेथ स्मार्ट के बारे में डिजिटल पर्चे बांटे गए। जांचकर्ताओं ने शुरुआत में मैरी कैथरीन की बताई जानकारी पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। एक 26 साल का युवक शक के घेरे में आया, क्योंकि वो लापता था। लेकिन बाद में वो वेस्ट वर्जीनिया के एक अस्पताल में मिला और उसे निर्दोष माना गया। फॉरेंसिक टीम ने घर की बारीकी से तलाशी ली। कुछ फिंगरप्रिंट और डीएनए के नमूने मिले, लेकिन वो किसी नतीजे तक नहीं पहुंचे। पुलिस के खोजी कुत्तों ने एलिजाबेथ की गंध घर से कुछ मीटर दूर पकड़ी, लेकिन अचानक वो निशान खत्म हो गया। अगले दिनों में स्वयंसेवकों और समुदाय की मेहनत बेकार साबित हुई और खोज बंद करनी पड़ी। इसके बाद लॉरा रिकवरी ऑर्गेनाइजेशन ने पुलिस पर तलाश छोड़ते हुए दूसरे तरीकों से मदद करने की कोशिश की। एक वक्त बाद एडवर्ड और लोइस टीवी पर आए और अपहरणकर्ता से विनती की कि वो एलिजाबेथ को लौटा दे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब पुलिस ने स्मार्ट परिवार के बारे में पता किया, तो पता चला कि एडवर्ड का घर काफी बिजी रहता था। वो अक्सर चर्च के एक कार्यक्रम के जरिए लोगों को काम पर रखते थे, जिस वजह से बहुत से लोग घर आते जाते रहते थे। इसलिए अगले दिनों में सैकड़ों लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन कोई संदिग्ध नहीं मिला। तब जांचकर्ता इलाके में पहले से क्रिमिनल हिस्ट्री रखने वाले या फरार लोगों की लिस्ट पर ध्यान देने लगे, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। ऑर्गेनाइजेशन से भी बहुत सी जानकारी पुलिस के पास पहुंची। एक कॉल में किसी ने अपने पड़ोसी पर शक जताया, जो पोर्नोग्राफी का आदी था और स्ट्रिप क्लब जाता था। पुलिस ने उस दिशा में भी जांच की, घर की तलाशी ली, पर कुछ नहीं मिला। एडवर्ड के चर्च के एक बिशप से भी पूछा गया। उन्होंने एक तलाकशुदा मेंबर का जिक्र किया, जो पॉर्न का आदी था। पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली, कुछ नहीं मिला, लेकिन उसे पॉलीग्राफ टेस्ट से गुजरना पड़ा और वो उसमें पास हो गया। बाद में एक कार रिपेयर शॉप ने एक कस्टमर के बारे में जानकारी दी, क्योंकि उसकी कार में पोर्नोग्राफी से जुड़ा सामान मिला था। पुलिस ने उससे बात की और उसे छोड़ दिया, लेकिन उस पर शक बना रहा। कॉर्डन पार्क्स ने कुल मिलाकर लगभग 10,000 टिप्स दर्ज की, जिनमें से लगभग 1000 उनकी खबरों से आई थी। कुछ लोग खुद को भविष्यवक्ता बताते हुए भी जांचकर्ताओं के पास आए, लेकिन उनकी बातें बेकार थी और कई तो हास्यास्पद। 6 जून को पड़ोस के रेड ब्यूट गार्डन के पास कुछ थैलियों पर भूरे कपड़े के धागे मिले। उन्हें लैब में भेजा गया, पर उम्मीद कम थी, क्योंकि एलिजाबेथ ने लाल रंग का सिल्क पजामा पहना था। जून में एक नई सुराग तब मिली जब केजविल में पर्चे बांट रही एक लड़की ने एक नहर में पत्थरों के बीच लाल स्वेटशर्ट फंसी देखी। उसे उठाया गया और संभावित सबूत माना गया। कुछ महीने बाद डायमंड फोर्क कैनन में एक लाल पजामे का जोड़ा और बगीचे में बालों की एक बड़ी लट मिली। इन सब सुरागों का पीछा करने में बहुत से संसाधन खर्च हुए, जिस पर 60 जांचकर्ता और 20 डेटा एडमिनिस्ट्रेटर लगे थे। फिर भी ये मायूसी भरा काम था। पुलिस ने पूरे इलाके में रहने वालों से बात की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। उस बीच साउथ कैरोलिना के एक आदमी ने दावा किया कि उसने एलिजाबेथ को बंधक बनाया हुआ है और उसने उसे छोड़ने के बदले पैसों की मांग की। जाहिर है वो गिरफ्तार हुआ। जब पुलिस ने उससे कड़ी पूछताछ की तो उसने झूठ कबूल कर लिया और उसे 18 महीने की जेल हुई। कॉर्डन पार्क्स इस मामले में लगातार एक्टिव थे, मगर उन्हें मीडिया की दिलचस्पी और ऑर्गेनाइजेशन की उग्रता दो धारी तलवार लगी, कभी मददगार तो कभी खतरनाक।
एक वक्त ऐसा आया जब पुलिस एक ऐसे आदमी को ढूंढ रही थी जिसे पड़ोस में कार में सोते देखा गया था। ये जांच गुप्त होनी चाहिए थी, मगर मीडिया ने इसे सनसनी बनाते हुए ये कहा कि वो आदमी टेक्सास भाग गया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि जांच का नियंत्रण हाथ से निकल गया। टेक्सास पुलिस ने इस नाम पर राज्य भर की सड़कें बंद कर दी और लोगों को हथियार की नोक पर रोकने लगी। गॉर्डन पार्क्स के मुताबिक ये सब लोगों की सिक्योरिटी के लिए खतरा और पागलपन था। इसी अफरा तफरी में पहली बार एक बड़े संदिग्ध का नाम सामने आया। जांच के दौरान बार बार एक ही नाम अधिकारियों का ध्यान खींच रहा था। घर के छोटे बड़े काम संभालने वाला रिचर्ड रिची, जिसकी उम्र करीब 40 साल थी। स्मार्ट परिवार के लिए काम कर चुका रिचर्ड घर की दिनचर्या और हर गतिविधि से अच्छी तरह वाकिफ था। रिचर्ड के बारे में पता चला कि वो नशे का आदी था और पैरोल तोड़ने के लिए पहले भी जेल जा चुका था। एडवर्ड ने बताया कि एक साथी ने उन्हें रिचर्ड से मिलवाया था और कहा था कि वो कई काम कर सकता है। एडवर्ड ने उसके काम को इतना पसंद किया कि दोनों लगभग दोस्त बन गए। भुगतान के तौर पर उन्होंने उसे अपना जीप चेरोकी पायोनियर भी बेच दिया। कुल मिलाकर रिचर्ड ने 8 महीने तक स्मार्ट परिवार के लिए काम किया और बच्चों के प्रति उसका व्यवहार अच्छा रहा। लेकिन 1 साल पहले लुइस स्मार्ट की लगभग $2000 की कंगन गायब हो गई और एडवर्ड को शक हुआ कि रिचर्ड ने चोरी की है। पुलिस ने सभी कर्मचारियों से पूछताछ की, मगर किसी पर भी आरोप नहीं लगा। इसके बाद रिचर्ड और एडवर्ड का संपर्क टूट गया। दिलचस्प बात यह है कि पड़ोस के फेडरल हाइट्स के सर्कल में अप्रैल 2000 में हुई एक चोरी में भी रिचर्ड का नाम आया। वो घर इस इलाके के पास था और घर के मालिक ने यह बताया कि रात में उसे कोई आवाज सुनाई दी, तो उसने एक घुसपैठियों को वहां पर देखा। घुसपैठिए ने कुछ बातें की और फिर लगभग $2000 के गहने और $300 कैश लेकर भाग गया। रिचर्ड ने उस घर के लिए भी काम किया था, इसलिए वो भी पूछताछ में शामिल हो गया, मगर वहां भी कोई आरोप नहीं लगा। उसके खराब बर्ताव और पड़ोस में चोरी से संभावित संबंधों को देखते हुए जांचकर्ताओं ने उसे एक संभावित संदिग्ध माना। 14 जून 2001 को दोपहर 2:30 बजे उसे गिरफ्तार कर लिया गया और परिवार के साथ उसके रिश्ते और चोरी के बारे में पूछताछ की गई। रिचर्ड ने चोरी से इनकार किया, मगर पुलिस ने उस पर दबाव बनाया। जांचकर्ताओं को लगा कि वो झूठ बोल सकता है और पकड़े जाने से बचने के लिए कहानी बना सकता है। आखिरकार उसने स्मार्ट परिवार से चोरी की बात कबूल कर ली, लेकिन पड़ोस की दूसरी चोरी को ना तो स्वीकारा और ना ही नकारा। जांचकर्ता उत्साहित हो गए और उससे एलिजाबेथ स्मार्ट के अपहरण के बारे में पूछने लगे। रिचर्ड ने कहा कि वो निर्दोष है और अपहरण की रात घर पर टेलीविजन पर फ्रेंड्स नामक शो देख रहा था। उसका कहना था कि रात 11:30 बजे वो सो गया और अगली सुबह उसकी पत्नी एंजेला के साथ उठा। जांचकर्ताओं को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था। जब एंजेला से पूछताछ हुई तो उसने वही कहानी बताई और उसके लिए यह एक मजबूत अलीबी बन गया। फिर भी पुलिस ने रिचर्ड को छोड़ना नहीं चाहा, खासकर जब उसके ट्रेलर की तलाशी में लुइस स्मार्ट के कंगन जैसी मोतियां मिली। पुलिस ने उसे फिर से पूछताछ के लिए रोका, लेकिन एंजेला का बयान एक बड़ी बाधा था। उसने डिटेल में बताया कि वो उस रात सो गई थी जबकि उसका पति फ्रेंड्स देख रहा था। अगली सुबह दोनों 6 या 6:30 बजे उठे, सिगरेट पी, कॉफी पी और अखबार पढ़ा। सुबह ही टीवी पर उन्होंने एलिजाबेथ के अपहरण की खबर देखी। उसके मुताबिक उनका रूटीन नॉर्मल था। वो पूरे कॉन्फिडेंस से कहती रही कि रिचर्ड के पास घर से बाहर जाकर किसी को उठाकर लाने का कोई मौका नहीं था। फिर पुलिस ने देखा कि अपहरण से कुछ दिन पहले उसने अपनी जीप चेरोकी एक मैकेनिक के पास ले जाकर फ्यूल पंप बदलवाया था। मैकेनिक ने उस समय किलोमीटर 1,34,321 लिखा। कुछ काम बाकी थे, इसलिए रिचर्ड ने 2 दिन बाद कार वापस मांगी, ये कहकर कि वो उसे किसी काम के लिए इस्तेमाल करेगा। मैकेनिक ने कार दे दी, लेकिन रिचर्ड ने कार 8 जून को यानी अपहरण के 3 दिन बाद लौटाई। मैकेनिक ने देखा कि कार बहुत गंदी है और मीटर पर 1,35,370 किलोमीटर दिख रहा है, यानी लगभग 1000 किलोमीटर ज्यादा। रिचर्ड भी गंदे कपड़ों में था और अजीब लग रहा था। जब पुलिस ने पूछा कि उसने इतने कम समय में इतने किलोमीटर कहाँ चलाए तो वो चुप रहा। पुलिस के दबाव के बावजूद उसने कुछ नहीं बताया। जब एडवर्ड स्मार्ट को इन विरोधाभासों का पता चला तो उन्होंने खुद रिचर्ड की पत्नी एंजेला से मिलकर मदद मांगी कि वो रिचर्ड से इस बारे में पूछे।
उन्हें लगा कि कार कहीं ऐसी जगह पर गई है जहां शायद उनकी बेटी को ले जाया गया हो। इसके बाद पुलिस रिचर्ड पर और शक करने लगी। हालांकि वो बेहतर सस्पेक्ट था। पुलिस ने उसका नाम कॉन्फिडेंशियल रखा, लेकिन जब मीडिया को उसके नाम का पता चला तो उन्होंने इसे क्राइम सस्पेक्ट बना दिया। रिचर्ड के पुराने अपराध और पुलिस से असहयोग को देखते हुए पत्रकार और जनता उसे दोषी मानने लगी। बाद में इन्वेस्टिगेटर कार्डन पॉक्स ने यह कहा कि उन्हें पता नहीं कि यह नाम प्रेस तक कैसे पहुंचा, लेकिन ये पूरी जानकारी गुप्त रखना मुश्किल था। पुलिस के कुछ लोग जानबूझकर बातें लीक करते थे और कुछ गवाह पैसे लेकर मीडिया से बात करते थे। उस समय रिचर्ड पर शक के कारण उसे दोषी माना जा रहा था। जब मीडिया ने रिचर्ड का नाम उछाला तो पुलिस विभाग में भी मतभेद पैदा हो गए। कुछ को यकीन था कि वही अपराधी है और कुछ को नहीं। ये मतभेद कॉर्डन पार्क्स पर सीधे असर डाल रहा था, जो मुख्य जांचकर्ता थे। रिचर्ड की कहानी में खामी ढूंढने की जिद में लगे कॉर्डन तब हिले जब उन्होंने उसकी एक भतीजी से बात की। उन्हें उससे एक अजीब सा गुस्सा महसूस हुआ, मानो किसी निर्दोष व्यक्ति पर गलत आरोप लगाने से पैदा हुआ क्रोध। उस बातचीत की वजह से उन्हें पुलिस कप्तान से कहने पर मजबूर होना पड़ा कि वो रिचर्ड के खिलाफ जांच छोड़ना चाहते हैं। उन्हें लगने लगा था कि रिचर्ड ने एलिजाबेथ का अपहरण नहीं किया। उसके बाद उन्होंने सभी उन सुरागों पर ध्यान दिया जो रिचर्ड से जुड़े नहीं थे, जो ज्यादातर बेकार निकले। कुछ सुराग दूसरे शहरों की तरफ ले गए और कुछ तो रिचर्ड के परिवार से भी जुड़ते दिखे। तब उन्हें एहसास हुआ कि जांच का ज्यादातर हिस्सा रिचर्ड के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। इसी दौरान अगस्त 2002 में एक खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। रिचर्ड रिची मर गया। मौत का कारण नेचुरल बताया गया, जो ब्रेन हेमरेज की वजह से वो कोमा में गया और कुछ दिन बाद सॉल्ट लेक सिटी के अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी ने जनता के शोर शराबे को बीमारी का कारण बताया। कॉर्डन को भी दुख हुआ, लेकिन उन्हें लगा कि अब वो आगे बढ़ पाएंगे और सच में आगे बढ़े, लेकिन स्थिति अपेक्षा से भी बदतर थी। रिचर्ड की मौत के बाद कॉर्डन ने देखा कि उनके सहयोगियों का जांच में ध्यान नहीं है। आसपास के इलाकों में पूछताछ सही से नहीं हुई थी और कई बातें छूटी थी। उन्होंने खुद जाकर और लोगों से बात की। कई सुराग देखे जो पहले मिल जाने चाहिए थे, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। 2002 के आखिर तक सॉल्ट लेक सिटी पुलिस पूरी ताकत से इस मामले पर काम नहीं कर रही थी। सिर्फ 2 जांचकर्ता, कॉर्डन पार्क्स और बिल सिल्वर, इस पर लगे थे। वो नए नए संदिग्ध तलाशते, लेकिन सब बेकार साबित होते। सबूत और सुराग फिर से जांचे गए और सबका इशारा एक बार फिर रिचर्ड की ओर गया, जो पहले ही मर चुका था, जो बहुत निराशाजनक था। उसकी मौत ने मामला और भी पेचीदा कर दिया था। तभी गुमशुदगी के 4 महीने बाद मैरी कैथरीन को अचानक कुछ याद आया और उसने बताया कि वो जानती है कि उसकी बहन को कौन ले गया है। इससे जांच का रुख पूरी तरह बदल गया। 4 महीनों की नाकाम कोशिशों के बाद मैरी कैथरीन ने अपने माता पिता को बताया कि उसे लग रहा है कि अपहरणकर्ता वो था जिसे वो मोहल्ले में इमैनुअल नाम से जानते थे, एक बेघर आदमी जो अन्य बेघरों को बाइबल की बातें सुनाता था। बहुत से लोग उसे इस नाम से जानते नहीं थे। वो एक दिन स्मार्ट परिवार के घर पर काम कर चुका था और बच्चों को देखा था। कॉर्डन पार्क्स और बिल सिल्वर इस सुराग को लेकर आशावादी थे, लेकिन शक भी था। उन्हें अब भी लगता था कि रिचर्ड रिची अधिक मजबूत संदिग्ध है। स्मार्ट परिवार ने मैरी पर भरोसा किया और अमेरिका का फेमस प्रोग्राम अमेरिकाज मोस्ट वांटेड से संपर्क किया, जो इस केस को पहले ही देख रहा था। उन्होंने मैरी के बयान पर आधारित एक स्केच भेजा। कुछ ही देर बाद लाइव प्रोग्राम देख रहे डेरेक थॉमसन नाम के एक व्यक्ति ने फोन किया। उसने बताया कि स्केच वाले आदमी का असली नाम ब्रायन डेविड मिशेल है और वो उसका सौतेला पिता है। एक और कॉल आई। एक महिला डेबी ने भी कहा कि वो आदमी उसके एक्स हस्बैंड ब्रायन डेविड मिशेल की तरह दिखता है। दोनों ने एक ही व्यक्ति की ओर इशारा किया। डेबी सीधे पुलिस के पास भी पहुंची। अपने बयान में डेबी ने कॉर्डन पार्क्स को बताया कि ब्रायन यौन शोषण का आदी और कई विकृत कल्पनाओं वाला व्यक्ति था। अगर वो सच में एलिजाबेथ का अपहरण करता है तो हो सकता है कि वो उसे जिंदा रखे हो। थोड़ी ही देर में अमेरिका मोस्ट वांटेड को ब्रायन की कुछ तस्वीरें मिली और कार्यक्रम ने उन्हें सार्वजनिक कर दिया। तीसरी कॉल में एक महिला ने बताया कि उसने कैलिफोर्निया में एक ऐसा आदमी देखा है जो एक महिला और एक लड़की के साथ है। तीनों घूंघट और टोपियां पहने हुए हैं।
पुलिस ने ब्रायन का पीछा तेज कर दिया, लेकिन तुरंत कोई सफलता नहीं मिली। 12 मार्च 2003 को यूटा के सैंडी शहर की पुलिस को 2 प्रेमी जोड़ों से रिपोर्ट मिली कि उन्होंने एक आदमी, एक बुजुर्ग महिला और एक लड़की को देखा है। लड़की ने विग, चश्मा, घूंघट और सिर पर कपड़ा बांधा हुआ था। पुलिस ऑफिसर कैरन जॉन्स और सार्जेंट विक्टर क्वेजादा बताई गई जगह पर पहुंचे। उन्होंने तीनों को देखा। उन्होंने तुरंत ब्रायन मिशेल को पहचान लिया। उसके साथ उसकी 58 साल की पत्नी वांडा एलिन बार्जी थी। जब पुलिस ने लड़की से नाम पूछा तो उसने खुद को ऑगस्टीन मार्शल बताया, न कि एलिजाबेथ स्मार्ट। पुलिस को यकीन था कि वही एलिजाबेथ है, इसलिए तीनों को हिरासत में ले लिया। कहा जाता है कि पुलिस कार में बैठते समय वो लड़की कुछ चिंता जताती दिख रही थी, जैसे वो अपहरणकर्ता कपल की चिंता कर रही हो, जिसे बाद में स्टॉकहोम सिंड्रोम कहा गया। सालों बाद उसने ये बात नकार दी। थाने में भी उसने अपना नाम ऑगस्टीन बताया, लेकिन जब एडवर्ड स्मार्ट को बुलाया गया और उन्होंने लड़की को देखा तो पहचाने बिना नहीं रह सके। वो उनकी बेटी एलिजाबेथ थी। उन दोनों के मिलते ही वो असली पहचान में आ गई और घर ले जाई गई, जहां उसने फिल्में देखी, ईमेल्स पढ़े जो लोगों ने उसकी चिंता में भेजे थे, हार बजाई और उनके 2 नए कुत्तों से मिली। अगले दिन एडवर्ड और लोइस ने उसकी 15वीं सालगिरह मनाने के लिए एक पार्टी रखी, जो वो अपहरण के कारण नहीं मना पाई थी। वो पार्टी में नहीं आई, लेकिन एक पब्लिक लेटर में कहा कि वो दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की है और अपने परिवार के प्यार के लिए आभारी है। बाद में उसने सभी उपहार खोले, नाखूनों पर रंग लगाया और बाल कटवाए। धीरे धीरे वो नॉर्मल होने लगी, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी था। उसने जांचकर्ताओं को अपहरण और बंधक रहने की सभी बातें बताई, जो मुकदमे में बेहद काम आई। उसने बताया कि घर से निकलने के बाद उसे कई किलोमीटर तक पैदल चलाकर सॉल्ट लेक सिटी के पास किसी कैंपिंग साइट तक ले जाया गया। रास्ते में ब्रायन बार बार कह रहा था कि वो लकी है क्योंकि उसके साथ ऐसा हो रहा है। वहां पहुंचकर उन्होंने एक टेंट में वांडा बार्जी को देखा। वांडा ने उसे नहलाया और लाल पजामा हटाकर एक सेरेमोनियल लबादा पहनने को कहा। उसके बाद ब्रायन ने शादी जैसा एक कर्मकांड किया और फिर उसे अलग जगह ले जाकर बलात्कार किया। शुरू से ही ब्रायन उसे बताता था कि वो एक फरिश्ता, एक पैगंबर और एक राजा है। 7 साल बाद उसे पत्थर मारकर मारा जाएगा। 3 दिन बाद वो जी उठेगा और फिर मसीहा विरोधी को मारेगा। उसने ये भी कहा कि एलिजाबेथ पहली कुंवारी है जिसे वो उठा रहा है और आगे भी वो ऐसा करेगा। फिर उसे एक पेड़ से बांध दिया गया, पैरों में वायर रोप डालकर। ब्रायन ने उसका नाम एस्तेर रखा, पुराने नियम के एक पत्र के नाम पर। अगले दिनों में उसके साथ बार बार बलात्कार हुआ, कभी कभी दिन में 2 बार से ज्यादा। उसे शराब, नशीली चीजें पीने और अश्लील पत्रिकाएं देखने को मजबूर किया गया। विरोध करने पर उसे मारने की धमकी दी जाती थी। कभी उसे ठीक से खाना नहीं दिया गया, वो भूखी रहती और कई बार कचरे से निकला खाना दिया जाता। ये डरावना सिलसिला 2 महीनों तक चलता रहा। फिर ब्रायन ने हिम्मत करके एक नया प्लान बनाया, सॉल्ट लेक सिटी छोड़कर बोस्टन या न्यूयॉर्क जाकर नया ठिकाना ढूंढने की। उसके लिए उसने वांडा और एलिजाबेथ दोनों को ऐसे लंबे लबादे और घूंघट पहनाए कि लोग उन्हें देखकर चौंके, और यही पहले चश्मदीदों के फोन कॉल का कारण बनी। एलिजाबेथ के मुताबिक ऐसे ही एक मौके पर एक अनजान व्यक्ति ने पुलिस को खबर की। एक पुलिस वाला आया और ब्रायन से सवाल किए। ब्रायन ने तुरंत कहा कि युवती उसकी बेटी ऑगस्टीन मार्शल है और उनके कपड़े धार्मिक आस्था से जुड़े हैं। ना तो वांडा ने कुछ कहा और ना ही एलिजाबेथ ने। जब पुलिस वाले ने पूछा कि महिलाएं कुछ बोल क्यों नहीं रही है, तो ब्रायन ने ठंडी आवाज में कहा कि उनके धर्म में महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर बोलने की इजाजत नहीं है। पुलिस वाला कुछ देर तक सोचता रहा और फिर चला गया। सालों बाद एलिजाबेथ ने उस पल को निराशा और हताशा के साथ याद किया। उसने खुद पर गुस्सा किया कि वो कुछ नहीं बोली, कुछ कोशिश नहीं की। आने वाले महीनों में उसे कई पब्लिक प्लेसेस, मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स और यहाँ तक कि एक पार्टी में ले जाया गया। हर बार वो ऐसे घूंघटों के पीछे छिपी रहती। एक सामाजिक कार्यक्रम में उस पर लबादा होने के बावजूद उसकी फोटो खींची गई, लेकिन कोई उसकी पहचान नहीं जानता था। सितंबर 2002 में वो तीनों बहुत ज्यादा घूमने लगे और लगातार शहर बदलते रहे। 12 फरवरी 2003 को ब्रायन ने कैलिफोर्निया के
एल काजोन में एक चर्च में घुसपैठ की, जिसके कारण उसे कुछ दिन जेल में जाना पड़ा, मगर उसे रिहा कर दिया गया। एक महीने बाद वो सैंडी इलाके में पहुंचे, जहां उन्हें देखा गया और आखिरकार पकड़ा गया। मुकदमे से पहले अदालत ने ब्रायन मिशेल की मानसिक स्थिति जांचने का आदेश दिया, क्योंकि वो खुद को पैगंबर बताता था। उसे यूटा स्टेट अस्पताल भेजा गया। वहां एक मनोवैज्ञानिक स्टीफन गोल्डिंग ने उससे बात की। स्टीफन ने कहा कि वो उलझन में है और अपने कामों के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन बाद में अदालत ने कहा कि वो ठीक है और मुकदमे का सामना कर सकता है। मुकदमे की तैयारी के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों ने आरोपी को समझने की कोशिश की। ब्रायन डेविड मिशेल साल्ट लेक सिटी में 5 भाई बहनों और माता पिता के साथ पला बढ़ा। उसकी मां स्कूल में पढ़ाती थी और पिता सामाजिक कार्यकर्ता थे। दोनों चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर डे सेंट्स में एक्टिव थे। ब्रायन का कहना था कि उसके पिता बचपन से ही उसे मेडिकल पत्रिकाओं की तस्वीरें दिखाते थे। वो उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए दूर छोड़ देते थे, ताकि वो खुद रास्ता ढूंढकर घर लौटे। जब वो 16 साल का था, तब पहली बार कानून के झंझट में फंसा। उस पर एक बच्चे के सामने गलत हरकत करने का आरोप लगा और उसे किशोर सुधार गृह भेज दिया गया। 19 साल की उम्र में उसने 16 साल की करेन माइनर से शादी की। दोनों के 2 बच्चे हुए, लेकिन जल्द ही रिश्ता टूट गया। फिर वो दोनों बच्चों को लेकर न्यू हैम्पशायर के हरे कृष्ण कम्युनिटी में चला गया और वहां करीब 2 साल तक रहा। बाद में पुलिस ने बच्चों को ढूंढ लिया और उनकी परवरिश की जिम्मेदारी करेन को मिल गई। आने वाले सालों में ब्रायन शराब और ड्रग्स के सेवन में डूबता गया, जबकि उसका परिवार धार्मिक जीवन में एक्टिव रहा। उसका भाई एक मिशन पर था। परिवार चाहता था कि वो अपने भाई की तरह मिशन पर जाए, लेकिन ब्रायन ने बात नहीं मानी। इसी दौरान उसने डेबी नाम की एक महिला से शादी की, जिसके 3 बच्चे थे, पर उसकी हुक्म चलाने की आदत के कारण शादी ज्यादा दिन नहीं चली। डेबी ने उस पर अपने एक बेटे के साथ अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया, लेकिन जांच और मेडिकल परीक्षण में कुछ नहीं मिला। इसके बावजूद चाइल्ड सर्विसेज ने घर पर निगरानी जारी रखी। तलाक के बाद उसने 40 साल की वांडा एलिन बार्जी से शादी की, जो तलाकशुदा थी और परिवार से खटपट चल रही थी। दोनों ने चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लेटर डे सेंट्स में जाना शुरू किया, जहां ब्रायन खुद को इमैनुअल डेविड ईसाया बताता और कहता कि उसे दिव्य दृष्टि मिलती है। जून 2002 में उन्हें चर्च से निकाल दिया गया और वो शहर में भीख मांगते और धर्मोपदेश करने लगे। कुछ ही समय पहले लोइस स्मार्ट ने उसे अपने घर में छोटा सा काम दिया, जहां उसने एडवर्ड स्मार्ट और बच्चों से मुलाकात की, जिनमें एलिजाबेथ भी मौजूद थी। उसी दौरान ब्रायन ने किसी युवती को अगवा करने की प्लान बना ली, जिसे वो 5 जून 2002 को अंजाम देगा। अब वापस मुकदमे पर। दोष मानने को लेकर बातचीत धीरे धीरे और संभल कर शुरू हुई, जैसे बचाव पक्ष और अभियोजन के बीच कोई शतरंज की बाजी चल रही हो। ब्रायन 10 से 15 साल की कम सजा के बदले अपहरण और चोरी का जुर्म मानने को तैयार था, लेकिन उसकी शर्त थी कि एलिजाबेथ को कोर्ट में न बुलाया जाए और बलात्कार के आरोप को हटा दिया जाए। अभियोजन ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और यौन हिंसा के आरोप हटाने से इनकार कर दिया। इसके बाद कई महीने बिना किसी समझौते के निकल गए। 15 अक्टूबर 2004 तक हालात वैसे ही बने रहे। बचाव पक्ष 21 अक्टूबर तक अभियोजन को मनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन अभियोजक टस से मस नहीं हुए। फरवरी 2005 में मनोवैज्ञानिक जेनिफर स्किम, जिन्होंने पहले भी ब्रायन की जांच की थी, उन्हें दोबारा बुलाया गया। इस बार अदालत में ब्रायन का बर्ताव अजीब था। बचाव पक्ष का कहना था कि वो मुकदमे का सामना करने की मानसिक हालात में नहीं है, लेकिन अभियोजन के मुताबिक जेल स्टाफ को उसमें कोई खास बदलाव नजर नहीं आया। जज जूडी एथरटन ने फिर भी मुकदमा निलंबित कर दिया और 11 अगस्त 2005 को ब्रायन को यूटा स्टेट अस्पताल भेजा गया, जहां वो 2008 तक रहा। डॉक्टरों को कोई गंभीर पागलपन नहीं दिखा। 18 दिसंबर 2000 की सुनवाई के दौरान ब्रायन अचानक चिल्लाने लगा और धार्मिक भजन गाने लगा। पता नहीं ये सच में उसका धार्मिक जुनून था या कोई चाल। इस बीच अभियोजन ने नया कानून लगाकर ये मांग की कि मानसिक मरीजों को जबरदस्ती दवा दी जा सके। मामला दिसंबर 2008 तक खींचता रहा। आखिर में अदालत ने फैसला सुनाया कि उसे जबरदस्ती दवा नहीं दी जाएगी और मुकदमा फिलहाल रोक दिया गया।
मामला 10 अक्टूबर 2008 को फेडरल कोर्ट में पहुंचा। 2009 के आखिरी में विशेषज्ञों ने फिर से उसकी क्षमता की जांच की। एलिजाबेथ स्मार्ट, जो अब मजबूत हो चुकी थी, वो अदालत में गवाही देने पहुंची। उसने कहा कि ब्रायन बहुत चालाक, बोलने में तेज, स्वार्थी और लालची इंसान है और उसका धर्म सिर्फ दिखावा है। विशेषज्ञ माइकल वेलनर ने 210 स्रोतों की जांच और 57 लोगों के इंटरव्यू के बाद 206 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की। इसमें ब्रायन, उसकी पत्नी वांडा, उसके परिवार और खुद एलिजाबेथ से की गई बातचीत भी शामिल थी। आखिरकार ब्रायन को मुकदमे के लिए सक्षम माना गया। मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि ब्रायन को कई दिक्कतें हैं। बच्चों की तरफ झुकाव, दूसरों के प्रति बेरुखा और खुद पर घमंड करने वाला स्वभाव, बहाने बनाना और कंट्रोल में रहते हुए भी शराब पीने की आदत। उन्होंने बताया कि वो बहुत चालाक है और अपनी आस्था को बचाने का बहाना बनाता है। बचाव पक्ष ने इन बातों से इनकार नहीं किया, लेकिन कहा कि वो हमेशा एक भ्रम में जीता रहा, जिसकी वजह से उसे सही गलत की समझ ही नहीं रही। 1 मार्च 2010 को ब्रायन डेविड मिचेल को आधिकारिक रूप से मुकदमे के योग्य पाया गया। उसकी साथी वांडा बार्जी ने गुनाह कबूल कर लिया और उसे 15 साल की फेडरल और स्टेट प्रिजन की सजा सुनाई गई, जो एक साथ पूरी हुई। नवंबर 2010 की शुरुआत में ब्रायन का मुकदमा शुरू हुआ। बचाव ने अपराधों को स्वीकारा, लेकिन दावा किया कि वो कानूनी रूप से पागल था, जिसे जूरी ने मानने से इनकार किया। वो नाबालिग को राज्य की सीमा पार ले जाकर उसके साथ यौन शोषण करने के लिए दोषी पाया गया। ब्रायन को बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा मिली। वो अब इंडियाना के टेरे हाउते जेल में है। वांडा बार्जी को सितंबर 2018 में रिहा कर दिया गया, जबकि स्मार्ट परिवार ने उसे रोकने की कोशिश की थी। ये मामला रिचर्ड रिची के परिवार पर भी भारी पड़ा। गिरफ्तारी और मौत के बाद उसकी पत्नी एंजेला कभी उबर नहीं सकी। एक कार दुर्घटना में चोट लगने के बाद वो पेन किलर की आदी थी और 15 दिसंबर 2015 को उन्हें एक ट्रेलर में मृत पाया गया। ऑफिशियल कारण सुसाइड था, लेकिन उनके बेटे टेवर का मानना है कि यह दुख के कारण हुआ। एंजेला ने सालों तक इंसाफ और माफी की उम्मीद रखी, लेकिन आखिर में उन्हें सिर्फ यूटा सुधार विभाग से $1.5 लाख का समझौता मिला। कहा जाता है वो अपनी आखिरी सांस तक स्मार्ट परिवार से नाराज रही, शायद इसलिए कि कुछ घाव पैसों से नहीं भरते। दूसरी ओर एलिजाबेथ स्मार्ट ने अपने दर्द को ताकत में बदल दिया। उसने अपहरण और यौन हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई, ताकि कोई और इस अंधेरे से ना गुजरे जिससे वो गुजरी थी। उसकी कहानी अब डर की नहीं, बल्कि हिम्मत और उम्मीद की कहानी बन चुकी है।